Hello students. So in this video we are going to start the chapter number 1 of our second book, which is Contemporary World History, and the name of the chapter 1 is The End of Bipolarity. So before we start the chapter, we firstly need to understand the meaning of bipolarity. Now bi means two and pole means or polarity means when the power is concentrated to a particular point. तो सिंपल सा मतलब ये है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ दो सुपर पावर्स बची थी एंड दो सुपर पावर्स वर यूएसए एंड यूएसएसआर। हमें अच्छे से पता है कि वर्ल्ड वॉर टू 1945 में एंड हुआ था। इट स्टार्टेड इन 1939। सो 1939 से लेके 1945 तक हमारा वर्ल्ड वॉर टू चला एंड इमीडिएटली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड ने दो पावर्स को एमर्ज होते हुए देखा, यानी कि जो पूरी की पूरी पावर्स थी इस पूरे वर्ल्ड में, दोज वर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर। नाउ यूएसए तो आपको मालूम होगा इट्स अमेरिका, बट अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो प्रेजेंट वर्ल्ड में यूएसएसआर नाम की कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। बट यूएसएसआर हम बेसिकली सोवियत यूनियन को बोलते हैं एंड प्रेजेंटली अगर कोई कंट्री जो सोवियत यूनियन की सक्सेसर है तो दैट इज योर रशिया। तो आप कह सकते हैं कि यूएसएसआर इज प्रेजेंट डे रशिया। ऑल्दो इस सोवियत यूनियन में रशिया के साथ 8 यूरोपियन कंट्रीज भी इंक्लूडेड थी। ओके, बट आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन रशिया बिकेम द सक्सेसर ऑफ द सोवियत यूनियन। Now, before we start anything, you first need to understand two ideologies, जिसकी बेसिस पर ये दोनों पावर्स डिवाइडेड थी। हम बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो वर्ल्ड था वो दो पावर्स में डिवाइड हो गया था, दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था। वन ब्लॉक वाज द यूएसए एंड द अदर ब्लॉक वाज द यूएसएसआर। तो ये डिवीजन का कॉज क्या था? व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ दिस डिवीजन? क्यों यूएसए और यूएसएसआर अलग हो गए थे? इन दोनों की आइडियोलॉजी में ऐसा क्या डिफरेंस था जो या तो वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज यूएसए के साथ खुद को अलाइन करना चाहती थी या फिर वो यूएसएसआर के साथ अलाइन हो रही थी? तो इसके लिए आपको दो कंसेप्ट है वो समझने पड़ेंगे। वन इज योर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी एंड द अदर वन इज योर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो अगर हम कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की बात करें या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो नाम से समझ में आ रहा है कैपिटल मीन्स मनी। एक ऐसी सोसाइटी या एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम जो मनी ओरिएंटेड है, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पर जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी बिजनेस हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस आर कंप्लीटली हैंडेड ओवर बाय द प्राइवेट प्लेयर्स। सारी की सारी आपकी बिजनेसेस कौन हैंडल करेगा? तो दे विल बी हैंडल्ड बाय द प्राइवेट प्लेयर। एक कम्युनिस्ट सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं होता। कम्युनिस्ट सोसाइटी के अंदर जितनी भी आपके रिसोर्सेज हैं दे आर बेसिकली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉट बाय द प्राइवेट प्लेयर्स। अब आप इसको सोच रहे होंगे कि कोई फैक्ट्री गवर्नमेंट ओन करे या कोई प्राइवेट प्लेयर या कोई बिजनेसमैन ओन करे, इससे फर्क ही क्या पड़ता है? एक्चुअली इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। लेट्स से एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री ए, उसी तरफ एक फैक्ट्री बी है। इस फैक्ट्री ए का जो ओनर है वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल है। दूसरी तरफ जो फैक्ट्री बी है उसका ओनर गवर्नमेंट है। नाउ गवर्नमेंट कभी भी अपने इंडिविजुअल फायदे की बात नहीं करेगी, गवर्नमेंट हमेशा पब्लिक वेलफेयर की बात करेगी। क्यों? क्योंकि उसको पब्लिक से वोट मिलती है, पब्लिक से वोट मिलती है, सो गवर्नमेंट को पब्लिक का ख्याल रखना पड़ेगा। बट इस प्राइवेट इंडिविजुअल को पब्लिक से कोई रिलेशन नहीं है, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो लेट्स से कि एक फैक्ट्री ए के अंदर जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो अपने लॉज बनाएगा, अपने रूल्स बनाएगा, अपने तरीके से सारे काम को हैंडल करेगा। वो चाहे तो लेबर को 12 घंटे काम करने के लिए बोल सकता है और उनकी सैलरी बहुत ही कम भी रख सकता है, यानी कि उसको कोई रोकने वाला नहीं है कि वो कितनी टाइम तक लेबर से काम कराएगा, वो कितनी सैलरी देगा उनको, क्या वो उनको सैटरडे संडे ऑफ देगा या नहीं देगा, क्या वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं या नहीं है, वो सब इंश्योर करने के लिए सिर्फ एक प्राइवेट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होगा। देयर विल बी नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी इन दिस पर्टिकुलर फैक्ट्री। ओके, बट ऑन द अदर हैंड
अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या कोई फैक्ट्री है या कोई बिजनेस है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि जितने भी लेबर्स हैं उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो फिक्स्ड हो और उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उनकी सैलरी भी जो होगी वो फिक्स्ड होगी और उनकी वर्किंग कंडीशंस पर भी चेक्स एंड बैलेंसेस कौन लगाएगा? गवर्नमेंट लगाएगी। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो सिर्फ अपना मॉनेटरी बेनिफिट देखेगा, उसको लेबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको लेबर की सैलरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन उसको कंज्यूमर से भी फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से कि एक प्राइवेट प्लेयर है, वो अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो लेट्स से 1000 रुपीज रखता है। लेट्स से कि इस फैक्ट्री ने शूज बनाए, फाइन, नाउ वो शूज का प्राइस 1000 रुपीज रखेगा एंड दिस प्राइवेट प्लेयर विल नॉट कंसिडर द पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी। उसको फर्क नहीं पड़ता कि वेदर द पुअर्स ऑफ माई एरिया ऑफ माई नेशन आर एबल टू अफोर्ड दीज शूज ऑफ ₹1000 और नॉट। उसको सिर्फ अपने मॉनेटरी बेनिफिट से फर्क पड़ता है कि यस, अगर कुछ रिच सेक्शन है और उन्होंने भी वो शूज खरीद लिए, सो दिस प्राइवेट इंडिविजुअल विल बी बेनिफिटेड। बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं सोचती। गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर की तरफ अपना सारे डिसीजंस लेती है, पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजंस लेती है। तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि जो शूज के प्राइस हैं वो 100 से 200 की रेंज में रहे, ताकि जो पुअर्स हैं वो भी उसको अफोर्ड कर पाए। अब आप ये देख के सिंपल शब्दों में ये कंक्लूड कर देंगे कि ठीक है ना, अगर सारी की सारी हमारी ओनरशिप गवर्नमेंट को दे दी जाए तो कितना अच्छा होगा। हमेशा जो चीज़ें हैं उनका प्राइस लिमिट में रहेगा, लेबर्स की कंडीशन अच्छी रहेगी, उनकी सैलरी अच्छी रहेगी, उनको अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर मिलेगा। बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट ओनरशिप के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं तो उसके नुकसान भी हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट ओनरशिप के इतने सारे फायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हैं। तो एक बार हम उन चीज़ पर भी नज़र डाल लेते हैं कि व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक ओनरशिप। लेट्स से एक फैक्ट्री है जो गवर्नमेंट ने ओन की हुई है। अब ये जो गवर्नमेंट है उसने फिक्स किया हुआ है कि लेबर की जो सैलरी होगी वो फिक्स्ड होगी, लेबर की सैलरी फिक्स्ड होगी। अब लेट्स से कि वहाँ पे 10 लेबर काम करते हैं। अब इन 10 लेबर में से एक लेबर ऐसा है जो बहुत मेहनत करता है, वो बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आता है, जिससे कि लेट्स से बिजनेस बहुत अच्छा हो जाता है। बट उसको सैलरी कितनी मिलनी है? उसको सैलरी 100 मिलनी है। जो दूसरे लेबर्स हैं उन सबको सैलरी कितनी मिलनी है? सबको सैलरी 100 ही मिलनी है। तो क्या ये लेबर एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेगा? जब उसको सैलरी ही सेम मिल रही है तो वो क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेगा? वो क्यों इनोवेटिव आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करेगा? वो क्यों ज़्यादा मेहनत करेगा? वो क्यों एडवांसमेंट की बात करेगा? क्योंकि सैलरी तो सबको सेम ही मिल रही है। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि अगर हर जगह पर पब्लिक ओनरशिप होगी, गवर्नमेंट ओनरशिप होगी, तो इनोवेशन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। किसी भी सेक्टर के अंदर इनोवेशन कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम किसी प्राइवेट कंपनी की बात करें तो हम अच्छे से जानते हैं कि अगर प्राइवेट कंपनी में कोई एक लेबर या कोई एक स्टाफ मेंबर बहुत अच्छे से काम करता है तो उसको हायर चांसेस होते हैं प्रमोशन के, उसको चांसेस होते हैं प्रमोशन के। तो इस प्रमोशन के लालच में ही आकर सही, बट लोग एफर्ट्स डालते हैं, लोग एफर्ट्स डालते हैं और हमेशा वो लोग अपने काम को ईजी करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। तो अगर हम देखें तो प्राइवेट ओनरशिप से क्या होगा? नेशन डेवलप होगा, टेक्नोलॉजिकली नेशन जो है वो एडवांस होगा। तो इस तरीके से प्राइवेट और पब्लिक ओनरशिप के अपने कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो इसका सिंपल सोल्यूशन वैसे इंडिया ने काफ़ी अच्छे से निकाला हुआ है। इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि हम लोग ना तो प्राइवेट प्लेयर्स को रोकते हैं और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सारी की सारी जो फैक्ट्रीज है वो प्राइवेट ही हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो गवर्नमेंट ने भी ओन किए हुए हैं, ताकि जो पुअर्स हैं उनके लिए भी कभी भी रिसोर्सेज की कमी ना पड़े, यानी कि पुअर के लिए भी वहाँ पर गवर्नमेंट सोर्सेज हैं और जो रिच पीपल हैं उनके लिए हम लोगों ने प्राइवेट प्लेयर्स को मार्केट में एंट्री दी हुई है। तो ये एक अच्छा सोल्यूशन है जो इंडियन गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है। बट हेयर इन दिस चैप्टर हम लोग बात कर रहे हैं अभी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किस तरीके से ये दोनों आइडियोलॉजी एक कोल्ड वॉर का रीजन बनी। ओके, आई होप आपको ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी समझ में आ गई होगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।
चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको एक टॉपिक दिया हुआ है बर्लिन वॉल के बारे में। बर्लिन वॉल बेसिकली आपकी कोल्ड वॉर के टाइम पर बनाई गई थी। एंड अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो जर्मनी, ये जो बर्लिन वॉल है ये आपकी जर्मनी के अंदर है, जर्मनी के अंदर है। एक्चुअल में मैंने आपको बताया कि इस कोल्ड वॉर पीरियड के टाइम पर मोस्टली जो कंट्रीज थी वो या तो खुद को यूएसए के साथ अलाइन करती थी, यानी सपोज कीजिए कोई एक कंट्री अगर चाहती है कि वो अपने नेशन के अंदर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करे, तो दैट मीन्स वो कंट्री ऑटोमेटिकली किसको सपोर्ट कर रही है, यूएसए को सपोर्ट कर रही है। एंड लेट्स से कोई कंट्री है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है, तो यानी कि वो यूएसए के साथ, यूएसएसआर के साथ खुद को अलाइन कर रही है। ठीक है, नाउ जर्मनी एक ऐसी कंट्री थी जहां पे आधी जो कंट्री थी वो किसके सपोर्ट में थी, वो यूएसएसआर के सपोर्ट में थी, जबकि आधी कंट्री जो थी वो यूएसए के सपोर्ट में थी। मतलब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ईस्टर्न जर्मनी वाला, जो ईस्टर्न जर्मनी वाला पार्ट है, दैट वाज सपोर्टिंग द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। वो किसको सपोर्ट कर रहा था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यूएसएसआर की थी। सो दैट मीन्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जर्मनी वाज अलाइंड विद द यूएसएसआर। अगर हम बात करें वेस्टर्न की, तो वेस्टर्न साइड वाज फॉलोइंग द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द जर्मनी वाज फॉलोइंग द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी दैट मीन्स इट वाज अलाइंड विद द यूएसए। तो इस तरीके से जर्मनी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और इसी डिवीजन को मार्क करने के लिए जर्मनी के अंदर एक बर्लिन वॉल जो ईस्टर्न और वेस्टर्न जर्मनी को डिवाइड करती थी, एक ऐसी दीवार बना दी गई। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक वॉल है जो आपका ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी को डिवाइड करती है। ठीक है, एंड व्हेन वाज इट बिल्ट, सो इट वाज बिल्ट इन 1961। हमने बात करी कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, एंड इमीडिएटली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 देयर वाज एन एरा ऑफ कोल्ड वॉर इन द वर्ल्ड। अब हथियारों से लड़ाई नहीं हो रही थी, आइडियोलॉजी के बेसिस पे लड़ाई हो रही थी। तो वही लिखा हुआ है कि इट वाज बिल्ट इन 1961 टू सेपरेट द ईस्ट बर्लिन फ्रॉम द वेस्ट बर्लिन। और ये कितनी बड़ी थी दीवार पूरी, तो इट वाज अराउंड 150 किलोमीटर्स लॉन्ग वॉल दैट स्टूड फॉर अराउंड 28 ईयर्स। ये पूरा 28 साल तक दीवार इस तरीके से जर्मनी को डिवाइड करने के लिए बनाई रखी गई थी। एंड फाइनली इन 1989 हम देखेंगे किस तरीके से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, एंड देन फाइनली जो वर्ल्ड था उसको रियलाइज हुआ कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी इज मच बेटर। तो इस तरीके से जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था उसने ये दीवार को तोड़ा और खुद को कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ, ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक के साथ मर्ज कर दिया। ओके, सो हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द जर्मनी एंड द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कम्युनिस्ट ब्लॉक। तो सिंपल सी बात है, हमें ये क्लियर है कि एंड में आके इन दोनों आइडियोलॉजी में से जीतेगा कौन। सो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी विल बी द विनर इन द एंड, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी विल बी द विनर इन द एंड। ठीक है, ओके। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सब वही बताया हुआ है कि हाउ द जर्मनी वाज डिवाइडेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड लेटर इट वाज यूनिफाइड। ओके, one after the another the 8 East European countries that were part of the Soviet bloc replaced their communist government in response to mass demonstrations। कहने का मतलब ये है कि हमने बोला यूएसएसआर के अंदर, अभी मैं आपको मैप भी दिखाऊंगी, यूएसएसआर के अंदर मेजरली रशिया इंक्लूडेड था, एंड अलोंग विद रशिया देयर वर 8 यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने एक ग्रुप बनाया था, और इस कंट्री को इन्होंने नाम दिया था यूएसएसआर। बट फाइनली जब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ये लोगों को पसंद नहीं आई, एक टाइम के बाद फिर रशिया ने खुद को यूएसएसआर से अलग कर लिया, एंड धीरे धीरे फिर जो ईस्टर्न यूरोपियन वाली कंट्रीज थी इन्होंने भी खुद को क्या कर लिया, यूएसएसआर से सेपरेट कर लिया। तो इस तरीके से जो पूरा सोवियत ब्लॉक था वो डिसइंटीग्रेट हो गया कोल्ड वॉर के एंड में आते आते। और तब हमने देखा कि किस तरीके से वर्ल्ड के अंदर एक सिंगल पावर बची, एंड दैट वाज योर यूएसए। बट ये सिंगल पावर भी ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाई, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, द सोवियत यूनियन स्टूड बाय एज द कोल्ड वॉर बिगिन टू एंड, नॉट बाय द मिलिट्री मीन्स बट एज अ रिजल्ट ऑफ द मास एक्शन। सिंपल सी बात यह है कि ये जो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था इसमें किसी मिलिट्री का रोल नहीं था, कोई वॉर नहीं हुआ, किसी दो नेशन के बीच में लड़ाई नहीं हुई, कोई न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक नहीं हुआ, बल्कि ये जो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन था ये लोगों के मास रिवोल्ट की वजह से हुआ। लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया बिकॉज पीपल वर नाउ रियली फेड अप विद दिस
कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। स्टार्टिंग में उन्हें लगा था कि हाँ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इससे सबका वेलफेयर होगा, इससे गवर्नमेंट कभी भी मतलब चीज़ों के प्राइस बढ़ा नहीं पाएगी, सबकी तरक्की होगी, कोई एक इंसान रिच नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि रिच विल बिकम मोर रिचर एंड पुअर विल बी पुअर, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई इनिशियली दे सपोर्टेड द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, बट लेटर दे रियलाइज कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। तो इवेंचुअली लोगों ने मास प्रोटेस्ट किए, मास एक्शंस, तो उसकी वजह से फिर फाइनली जो सोवियत यूनियन था वो क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। अब हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे कि सबसे पहले क्या है इसका मतलब एंड व्हाट वर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड। ये सेकेंड वर्ल्ड यहाँ पे आपको बहुत बार टर्म देखने को मिलेगी। सेकेंड वर्ल्ड यहाँ पे हम सोवियत ब्लॉक को ही बोल रहे हैं, सोवियत ब्लॉक को। और इस सोवियत ब्लॉक के अंदर आपकी मेजरली कौन कौन इंक्लूडेड है, तो इस सोवियत ब्लॉक के अंदर आपका मेजरली रशिया इंक्लूडेड है अलॉन्ग विद 8 यूरोपियन कंट्रीज, अलॉन्ग विद 8 यूरोपियन। अभी हम मैप देखेंगे तो आपको एक अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि पूरा सोवियत ब्लॉक हम किस चीज़ को बोल रहे हैं, कौन सी कंट्रीज है जिनको हम सोवियत ब्लॉक बोल रहे हैं। ओके, अब हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे कि ये सोवियत ब्लॉक है क्या एंड ये कब बना, क्यों बना, इसके लीडर्स कौन थे एंड जब ये टूटा तो उसके मेन कॉजेज क्या थे और टूटने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। क्या इतना आसान होता है कि पहले आप एक ग्रुपिंग बना लें एंड देन ग्रुप को आप लोग पूरा डिसइंटीग्रेट कर दें, ठीक है, तो उसके क्या क्या फिर इफेक्ट पड़े, कॉमन मासेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा उसका, तो हम इस चैप्टर में वो सारी चीज़ें अच्छे से देखने वाले हैं।